वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू सुपरग्रेड सीयूटी प्लस बोर्ड्स। मैं हूं पल्लवी मैम और हम सब साथ मिलके कर रहे हैं 29 फरवरी को होने वाले अपने ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी। हाँ जी बच्चों, अभी तक के लेक्चर्स में हमने वन शॉट में बुक 1 और बुक 2 को 4 पार्ट्स में अलग अलग लेक्चर्स में पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है। वहां पर हमने शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स की कई सारी प्रैक्टिस भी की है। हम साथ ही साथ एमसीक्यू सीरीज के थ्रू 100 एमसीक्यूज पर डे करके एमसीक्यूज में भी प्रोफिशिएंट हो गए हैं, एमसीक्यूज की भी तैयारी कर ली है। हमने सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लिया है, हमने मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लिया है। एक सेक्शन जो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत देता है या थोड़ी सी परेशानी देता है वो ये होता है कि मैम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए जहां पर थोड़े से एनालिटिकल और डिटेल आंसर्स लिखने होते हैं वहां की तैयारी कैसे करें, कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो मेनली आ सकते हैं और वो आंसर्स को कैसे लिखना है। तो चलिए बेटा, आपकी इस क्वेश्चन को, इस क्वेरी को भी सॉल्व मैं आज कर देती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है। तो ये लेक्चर सीरीज जो है आपकी, ये टैकल करने वाली है 5 मार्कर सेक्शन डी में जो 5 मार्कर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं उनको टैकल करने वाली है इस लेक्चर में हम लोग। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं। एक बहुत बेसिक सी चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। यहाँ आपके सामने आ गया है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ आपके सामने बेटा क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको एक, पहले तो मैं आपको फिर भी क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले पेपर का पैटर्न समझा देती हूँ क्या होता है। आप जब सेक्शन डी को अटेम्प्ट करते हैं आपके पेपर में, ठीक है, सेक्शन डी में आपके पास में आते हैं कितने क्वेश्चन? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 टू क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 4 क्वेश्चंस बेटा आपको आते हैं 5 मार्क्स ईच वाले, है ना। जब 5 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 4 क्वेश्चंस मिलते हैं और इन 4 क्वेश्चंस को आपको पूरा पूरा अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहली चीज कि इसमें हो सकता है कि आपको इंटरनल चॉइस मिल जाए। बेटा बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर इंटरनल चॉइस है, सपोज क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है, इसमें ऊपर एक क्वेश्चन है और करके नीचे एक क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना होगा? आपको बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि दोनों अटेम्प्ट कर दें और क्वेश्चन नंबर 25 को अटेम्प्ट ना करें। नहीं, इसमें से कोई एक ही होगा, इंटरनल चॉइस में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है लेकिन कई बार बच्चे गलती कर देते हैं और ये चीज को मिस कर देते हैं। बेटा 5 मार्कर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी वर्ड लिमिट होती है अराउंड 120 वर्ड्स तक की। ठीक है, 120-150 वर्ड्स तक का आंसर लिखना है, मतलब लगभग 2 पेजेस का आंसर लिखना होगा आपको। ठीक है, कितने पेजेस का आंसर लिखना होगा? यू हैव टू राइट अ 2 पेजेस का आंसर। अब बेटा 2 पेजेस का आंसर लिखना है, मैं बार बार आपको जो वन शॉट क्लासेस हैं उसमें भी एक चीज 100 बार मैंने रिपीट कर दी होगी अब तक के, वो क्या चीज है बेटा? जब आप आंसर लिख रहे हैं ना तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात होगी कि आपको क्या करना है? हाँ जी, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, इन 2 पेजेस में आपको स्ट्रक्चर का बहुत ध्यान रखना होगा। अपने आंसर का स्ट्रक्चर आपको अच्छा रखना होगा। जब तक आपके आंसर का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तब तक वो आंसर प्रॉपर नहीं लगेगा और 515 उसमें नहीं मिल पाएंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सबसे पहले आप आंसर में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप लिखते हैं आंसर में इंट्रोडक्शन, उसके बाद आ जाती है मेन बॉडी, ठीक है, उसके बाद आखिर में आ जाता है कंक्लूजन। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं एक आंसर के और इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है जब भी आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, 3 मार्कर या 5 मार्कर डजंट मैटर, तो फिर आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख लिए, मेन जो क्वेश्चन में पूछा गया है बॉडी पार्ट में उसको एड्रेस कीजिए और फिर अपना आंसर कंक्लूड कीजिए एक ब्रीफ कंक्लूजन के साथ में। ब्रीफ यानी बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, बहुत डिटेल में नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि आधे पेज का इंट्रोडक्शन लिखने बैठे अगर 2 पेज का आंसर लिखना है, नहीं, 4 से 5 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन लिख के खत्म करेंगे, 2 से 3 लाइन में अपना कंक्लूजन लिख के खत्म करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। बाकी मेन बॉडी पर फोकस होगा। ठीक है, मेन बॉडी को भी अच्छा बनाने के लिए क्या करना है? मेन बॉडी को भी अच्छा बनाने के लिए क्या करना है बेटा? बहुत सिंपल सी चीज है, जब भी आप आंसर लिख रहे हैं कीवर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है,
मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि कीवर्ड्स का यूज करना होता है, ठीक है। आपकी बुक में जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स दिए, अभी जब हम आंसर्स डिस्कस करेंगे मैं साथ साथ में बताते जाऊंगी कि क्या चीज बोल रही हूँ। कीवर्ड्स को डिस्कस, कीवर्ड्स को लिखना है। अगली चीज, मैप्स का यूज कर सकते हैं, डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्स जो दिए हुए हैं, कई बार बातों को प्रूव करने के लिए फैक्ट्स लिखना होता है, फैक्ट्स का भी साथ साथ में आप यूज बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो मेन बॉडी है वो काफी ज्यादा अच्छी बन जाएगी। उसके साथ ही एक टिप और दे देती हूँ बेटा, हेडिंग और सब हेडिंग में अपने आंसर को डिवाइड कर दो। अपने क्वेश्चन को जब भी लिख रहे हो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करने की कोशिश करो। और हेडिंग का टाइटल कहाँ से उठा लेंगे हम वो यहीं से अपने क्वेश्चन से पिकअप करने वाले हैं। एक ब्रीफ मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। ओवरऑल आंसर्स कैसे लिखने हैं इस बात को मैंने समझा दिया है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हम एक एक करके जो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस मैंने लेकर आए हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयार करके ही जाना है। ओके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए सेक्शन डी के लिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इन क्वेश्चंस को जरूर जरूर प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि क्या करना है। सबसे सिंपल चीज है कि ये जो क्वेश्चन है इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनका आंसर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। बेटा आपको कहीं से भी आंसर रट के नहीं जाने हैं। यहाँ ये शीट ब्लैंक क्यों है, मैंने आपको आंसर लिख के नहीं दिया है, मैं आपको समझा रही हूँ कि आंसर कैसे लिखना है। अगर इससे मिलता जुलता भी कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड यूजिंग द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बेसिस पे हमें स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अगर एक्सप्लेन करनी है, इससे मिलता जुलता भी कोई क्वेश्चन आ जाए, आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को अच्छे से लिख कर आ पाएंगे, ठीक है। दैट इज द सिंपल थिंग, आप उसको बहुत अच्छे से लिख कर आ पाए, ये मेरा पर्पस है। और फिर भी अगर आपको डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए हैं तो आपको आज रात तक के मिल पाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, सीयूईटी बाय सुपरग्रेड। यहाँ पर आप अप्रोच समझेंगे, पहले खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन इस पीपीटी में तो आपको नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप खुद से लिखना सीखो, यहाँ से टीपना नहीं। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है explain the stages of population growth in the world using demographic transition theory। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, पॉपुलेशन जो है वो एक डायनामिक चीज है जो हमेशा चेंज होती रहती है, स्टैग्नेंट नहीं होती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन हमेशा चेंज होती रहती है। इस चेंज को स्कॉलर्स ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के थ्रू स्टडी किया है। आगे इंट्रोडक्शन समझ में, बेटा समझने की कोशिश करो। बेटा हिंदी मीडियम वाला हो इंग्लिश मीडियम वाला हो, दोनों को ही ये बात समझ में आ रही होगी कि पॉपुलेशन जो है वो डायनेमिक चीज है। डायनेमिक यहाँ आपका कीवर्ड हो जा रहा है, ठीक है। डायनेमिक, पॉपुलेशन इज अ डायनेमिक एंटिटी विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बदलती रहती है, कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रहती है। तो और इसी चेंज को स्कॉलर्स ने अलग अलग थ्योरीज के थ्रू पढ़ा हुआ है, जिसमें से एक प्रोमिनेंट थ्योरी कौन सी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया है, उसके बाद मैंने बोला था हेडिंग बनाएंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। फिर आप हेडिंग बनाएंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की, ठीक है। फिर आप हेडिंग में लिख देंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। जहां आपने लिखा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, उसके बाद में आपको इसी को एक्सप्लेन करना होगा। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 स्टेजेस लिख दोगे। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 प्रॉपर डिटेल में लिखोगे किसका क्या फीचर है, लो बर्थ रेट एंड सॉरी स्टेज 1 में क्या होता है, हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट, हाई फ्लक्चुएशंस, कौन सी कंट्रीज इसमें है, ठीक है। ये सारी चीज को आप एक्सप्लेन करोगे। फिर स्टेज 2 की आप एक्सप्लेनेशन दे दोगे, स्टेज 3 की आप एक्सप्लेनेशन दे दोगे। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, हाई फ्लक्चुएशन, लो फ्लक्चुएशन, स्टेबल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सारे कीवर्ड्स को यूज करना है। और अल्टीमेटली आपको एंड में कंक्लूड कर देना है। अपने आंसर को आप कंक्लूड कैसे करेंगे, thus the population has moved from the highly fluctuating
phase to the low fluctuating phase leading to a stable population of the world. इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। आ रहा है बेटा समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। मैंने बहुत डिटेल में बहुत क्लियरली आपको समझा दिया है। और अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है, पढ़ना है, आपको कहां जाना होगा? आपको वन शॉट रिवीजन देखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू? तो यहां पर अलग से इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप आंसर को शुरू ही करेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये समझाने से। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? किस तरह से लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रह रहे हैं, पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन देनी होगी किस चीज की? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आप यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन चाहें तो हेडिंग बना दें, ठीक है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं प्रॉपरली। देन कमिंग ऑन, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। फिर आप हेडिंग बना देंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, पूरी हेडिंग यहाँ पर लिख जानी चाहिए। उसके बाद ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, 1 2 3 करके ज्योग्राफिकल में जितने फैक्टर्स होते हैं, ओके, लैंड फॉर्म कैसा होता है, सॉइल टाइप, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट, ये सारे फैक्टर्स अलोंग विथ एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ बेटा वो सारे फैक्टर्स आप एक्सप्लेन कर देंगे। आ रही है बात समझ में? सभी को समझ में आ रहा है कि बहुत आसानी से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए बस। ठीक है, यहाँ आपको एक्स्ट्रा एड ऑन क्या करना है? एग्जाम्पल्स एड ऑन करने हैं। और वर्ल्ड की बात हो रही है तो बेटा वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंडिया तक रेस्ट्रिक्ट ना रख के वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करते चलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। How are push and pull factors responsible for migration of people from one place to another? Explain with examples. सबसे पहले बेटा पुश एंड पुल फैक्टर्स की अगर बात हो रही है, करना क्या है आंसर में? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे माइग्रेशन के बारे में लिखने से। ठीक है, माइग्रेशन से लिखना स्टार्ट करोगे, माइग्रेशन को एक्सप्लेन करोगे, माइग्रेशन क्या होता है और कैसे चीजें काम करती हैं। ठीक है, जब वो कंप्लीट कर लेंगे, आप माइग्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप पुश फैक्टर्स की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, फिर आप हेडिंग डालेंगे पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स में आप सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि पुश फैक्टर्स होते क्या है। द फैक्टर्स दैट मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन लेस अट्रैक्टिव, मेकिंग द प्लेस ऑफ ओरिजिन लेस अट्रैक्टिव, प्लेस ऑफ ओरिजिन लेस अट्रैक्टिव, ये आपकी बुक में कीवर्ड्स दिए हुए हैं बेटा, इन्हीं कीवर्ड्स को लिखना है। आ रही है बात समझ में? इन्हीं कीवर्ड्स को लिखना है। फिर उसके साथ में आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे, आप एग्जांपल्स दे देंगे, जैसे पुश फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स लाइक पुश फैक्टर होता है, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, ठीक है, पॉलिटिकल टर्मोइल, इन सभी को एक्सप्लेन करते जाना है। पुश फैक्टर्स को आपने एक्सप्लेन कर दिया, 4 से 5 एग्जांपल्स लिख दो पुश फैक्टर्स के। सिमिलरली पुल फैक्टर्स को आप लिख दोगे, पुल फैक्टर्स की डेफिनेशन लिखोगे, पुल फैक्टर्स को एक्सप्लेन करोगे और इस आंसर को पूरा करोगे विद अ कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखने वाले हैं बेटा? Thus all these factors, ओके, और या तो आप इस तक नोट पे एंड कर सकते हो कि these factors significantly contribute to the movement of population from one place to another, या फिर आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो कि thus migration affect the growth of population in a large way। ठीक है, या तो माइग्रेशन पे कंक्लूड कर सकते हैं या तो ये दोनों फैक्टर्स पे कंक्लूड कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। 1 से 2 लाइन का कंक्लूजन लिखना है बस, उससे ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे बेटा। कंपेयर वेरियस अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आप समझ गए होंगे कि अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देना है। इंट्रोडक्शन लिखोगे तो 2 से 3 लाइन में ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है ये बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद लिख दो 1 2 3 करके, ठीक है, इनकम अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, सारी चारों की चारों अप्रोचेस को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है विद डिफाइन। कहां से आई अप्रोच, उसका क्रिटिसिज्म क्या है,
सब पॉइंट्स में बना के लिख देंगे, ठीक है। अगर इसके डिटेल नोट्स चाहिए, कहाँ आना है बेटा, सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। यहाँ आप एक अप्रोच समझ रहे हैं कि क्या करना है, यहाँ पे अप्रोचेस का नाम चेंज नहीं हो सकता। इनकम अप्रोच वैसा का वैसा लिखाएगा, ठीक है। वेलफेयर अप्रोच वैसा का वैसा लिखाएगा, कैपेबिलिटी अप्रोच वैसे के वैसे लिखाएगा, कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। The size of the territory and per capita income are not directly related to human development. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी टेरिटरी का साइज और वहां की पर कैपिटा इनकम किसी भी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इन पॉइंट्स को आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को किस तरह से एड्रेस करने वाले हैं, ठीक है। आप ये बता दो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ठीक है, जो अलग अलग कंट्रीज को ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करता है। वो रैंकिंग देता है 0 से 1 का स्कोर, और अलग अलग कंट्रीज को वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो लेवल पे रैंक कर देता है। इन रैंकिंग के बाद क्या होता है बेटा, कई बार लोगों को लगता है कि जो बहुत बड़ी कंट्री है उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर दो, इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं आप, आपके पास एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंडिया अ कंट्री विद अ लार्ज एरिया, है ना, द साइज ऑफ टेरिटरी, बहुत बड़ी कंट्री है, साइज ऑफ टेरिटरी बहुत बड़ा है, बट ऑल्दो वो कंट्री साइज में बहुत बड़ी है, लेकिन श्रीलंका, ट्रिनिडाद टोबैगो जैसी छोटी कंट्रीज भी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में इंडिया से ऊपर हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन इन द साइज ऑफ द टेरिटरी वाला पार्ट। देन कम्स द पर कैपिटा इनकम वाला पार्ट, नेशनल इनकम जो होती है, अदर रिच कंट्रीज, ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम्स, वहां से भी ज्यादा डेवलपमेंट, वहां से भी ज्यादा बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन कंट्री का है, नॉर्वे और स्वीडन जैसी कंट्रीज का, ठीक है, जो बहुत बड़ी इकोनॉमीज है लाइक जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम, उनसे भी बेहतर जो है क्या चीज, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग किसकी है, नॉर्वे स्वीडन कंट्रीज की। सो चाहे कंट्री अमीर हो या बहुत बड़ा साइज हो, दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल, यही आपको एक्सप्लेन करना है। बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है ये आपको बताना होगा। इसमें आपको बताना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन health, it depends on education, and it depends on access to resources, ठीक है। ये चीज आपको, आप थोड़ा सा इस चीज को डिटेल में कंक्लूड करते वक्त एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि इन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स। आ रही है सभी को बात समझ में? अगला और क्वेश्चन देख लेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन पैस्टोरल नोमैडिज्म एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। बेटा पैस्टोरल नोमैडिज्म और कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग दोनों ही बहुत रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। आ रही है आपको बात समझ में? अब एक बहुत सिंपल सा चीज मैं आपको बता रही हूँ, जब भी डिस्टिंग्विश का पार्ट आता है या डिफरेंशिएट वाली बात आती है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा, जब भी डिफरेंशिएट की बात आ रही है आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिए पैस्टोरल नोमैडिज्म, ठीक है, यहाँ पे लिखिए कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग, ठीक है। अलग अलग पैरामीटर्स पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, साइज ऑफ पास्चर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मैकेनाइजेशन, इसके अलावा आपने टाइप ऑफ, जस्ट अ मिनट, टाइप ऑफ एनिमल की बात हो रही है, ठीक है, साइज ऑफ पास्चर की बात हो रही है, लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, लेवल ऑफ कैपिटल की बात हो रही है, ओके। मेजर रीजंस आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे,
तो आपको किस तरह से आंसर करना है? पैस्टोरलिज्म में दे यूज अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। बेटा सिर्फ कीवर्ड्स नहीं लिखने हैं, पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखना है। मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं यहाँ पे कमर्शियल में, यूजुअली अ सिंगल एनिमल इज रियर्ड, ठीक है, यूजुअली सिंगल एनिमल। देन साइज ऑफ पास्चर यहाँ पे लार्ज होता है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड होता है। यहाँ पे साइज ऑफ पास्चर फिक्स्ड होता है, ठीक है, लिमिटेड होता है, फिक्स्ड होता है। देन कैपिटल, लेस कैपिटल इंटेंसिव, दिस इज मोर कैपिटल इंटेंसिव। हियर द लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन इज मोर, here the capital level of mechanization is less, here the level of mechanization is more. Major regions pastoral herding, pastoral nomadism के कौन कौन से हैं? The islands of Madagascar और the Amazon basin, ये सारी चीज एरियाज को आपको कवर करना है। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग के कौन से रीजन्स हैं, उनको आपको कवर करना है, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप मेंशन कर देंगे ये 5 मेजर पॉइंट्स में प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 5 मार्कर क्वेश्चन है बेटा, 5 पॉइंट्स आप अगर लिख देते हैं आपका आंसर अच्छा खासा बन जाता है। आ रही है आपको समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर एज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। एज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग प्लांटेशन एग्रीकल्चर के जितने फीचर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देने हैं। आप सिर्फ आंसर लिखेंगे, यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है उसको लिख देंगे, साथ में उसके सारे फीचर्स जो भी होते हैं। लार्ज एस्टेट होता है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव होता है, अनस्किल्ड लेबर लगता है, ओके, मार्केट ओरिएंटेड होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, ये सारी चीजों को आपको इंक्लूड कर देना है। लो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सभी चीजें को इंक्लूड कर देंगे। एग्जांपल्स लिख देंगे, कौन कौन से हो जाते हैं एग्जांपल, जैसे टी कल्टीवेशन होता है इंडिया में, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन, एवरीथिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सारे आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इनको आपको एग्जाम्पल के साथ में लिखना है। बेटा यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आ रही है आप सभी को बात समझ में? कौन कौन से फैक्टर्स, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। आपको एटलीस्ट 5 फैक्टर्स, ठीक है, 5 मेजर फैक्टर्स विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने होंगे बेटा, विथ एग्जाम्पल। आ रही है बात समझ में? और कीवर्ड्स वही जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, सिंपल एंड सॉर्टेड। आया क्या समझ में? यस एग्जैक्टली। बेटा ये सब चीज सबको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इस आंसर को अप्रोच करना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, कुछ थोड़ा सा कीवर्ड्स यहाँ पे चेंज हुए हैं, क्वेश्चन के डायरेक्टिव वर्ड्स हालांकि चेंज हुए हैं लेकिन परेशान नहीं होना। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन है मतलब वही है कि आपको जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे किसके साथ में एक्सप्लेन करेंगे बेटा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एग्जाम्पल्स के साथ में प्रॉपरली सब चीज एक्सप्लेन करनी है। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल भी चीज जो मैं बोल रही हूँ उसे मिस नहीं करना है बेटा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कंपेयर लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड मॉडर्न हाईटेक इंडस्ट्री विथ एग्जांपल्स। अब बेटा कंपेयर करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है, अगेन वही बात है, ठीक है। बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, यहां पर आपको इंट्रो कंक्लूजन नहीं लिखना होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैसी होती है, मॉडर्न हाईटेक इंडस्ट्री कैसी होती है, ठीक है, उनमें क्या मेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है, मेजर आउटपुट क्या होता है, उसकी लोकेशन किस तरह से स्पेसिफाई होती है, इन्हीं सब बेसिस पर आपको इनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अच्छा एक क्वेश्चन अगर बच्चों का यह है कि मैडम अगर हम बॉक्स ना बनाए और हम पॉइंट्स में लिखें, तो बेटा बिल्कुल आप दोनों की अलग अलग हेडिंग बनाकर पॉइंट्स उसके मेंशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट लिखने का या फिर डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक अच्छा तरीका होता है, इसलिए मैंने ये अप्रोच आपको बताया है, ठीक है। जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वहां पे मैकेनाइजेशन ज्यादा होगा, हैवी मशीनरी यूज होगी, कैपिटल इंटेंसिव होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा होगा, मार्केट ओरिएंटेड। हाईटेक इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं,
मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, रिसेंट टाइम की इंडस्ट्रीज है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि रोबोटिक्स डेवलपमेंट, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल इज रिक्वायर्ड, और ये कहीं पर भी सेटअप हो सकती है, सोफिस्टिकेटेड ओके लैब्स चाहिए होते हैं इन्हें, बेसिकली ऐसी तरह की होती है हाईटेक इंडस्ट्रीज। तो आप उनकी लोकेशन के बेसिस पे उनको, उनके आउटपुट के बेसिस पे, उनका लेबर कैसा होता है, उनमें कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, इस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सेंटर्स फाउंड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड रोल प्लेड बाय देम इन रूरल इकोनॉमी। आपको पहले तो ट्रेडिंग सेंटर्स को मेंशन करना होगा, उसके बाद में आप एक टेबल आप याद कीजिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर टेबल दिया हुआ है रूरल एंड अर्बन सेंटर्स में। ठीक है, क्या क्या आ जाता है, पीरियोडिक मार्केट जो होते हैं, विलेज मंडीज जो होती है रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में चेन स्टोर्स, मॉल्स, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है विथ वन एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम्पल है तो बिल्कुल एग्जाम्पल इंक्लूड करो। चेन स्टोर्स में रिलायंस स्मार्ट स्टोर्स या फिर ऑनडोर, डी मार्ट, ऐसा कोई एग्जाम्पल आप इंक्लूड कर सकते हो। मॉल्स में आप एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकते हैं, विशाल मेगा मार्ट या ऐसा कोई। आ रही है बात समझ में, एग्जाम्पल्स इंक्लूड करिए। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एक पेज का भी ये लिखेंगे, क्योंकि रोल प्लेड देम बाय देम इन लोकल इकोनॉमी, वो लोकल इकोनॉमी को कैसे रन करते हैं, ये आपके आंसर का सेकंड पार्ट बनेगा। रोल प्लेड बाय देम इन लोकल इकोनॉमी, सेकंड सब हेडिंग बनाएंगे, पॉइंट्स में आंसर लिख देंगे। आ रही है बात समझ में बेटा, कोई डाउट आए कहाँ क्या पॉइंट्स इंक्लूड करना है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वाले भी जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, मैं उसे चेक करके आपको दे दूंगी। ठीक है, कोई इम्प्रोवाइजेशन होगा, कुछ होगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करने का टाइम है, प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल पूरी जोश से, जी तोड़ मेहनत से लग जाइए। डिस्कस हाउ मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम हैव मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज अ रियलिटी। बेटा सीधा सीधा तो इसका आंसर आपकी बुक में कहीं भी नहीं होगा, है ना, सीधा सीधा बुक में नहीं होगा, हमें बुक से कीवर्ड्स लेना है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ये आंसर लिखना है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी अच्छी डेवलप हो चुकी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानते हैं, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या आ जाता है। ठीक है, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, ठीक है, देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब चीजों के बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे डिस्टेंस रिड्यूस हो गया है, कैसे टाइम रिड्यूस हो गया है, ग्लोबल विलेज कैसे बन गए, हम ट्रेड एंड कॉमर्स कंडक्ट कर सकते हैं एट द वन क्लिक, हम एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, कोई भी टाइम नहीं लगता है, इतने दूर दूर जो लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इस तरह से बेटा डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स पिकअप करने हैं। ठीक है, कैसे कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे ग्लोबल समिट्स हो रही थी थ्रू ऑनलाइन, थ्रू इंटरनेट, मोबाइल फोन के यूज से आज हम कहीं पर भी लाखों मीलों किलोमीटर दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हो, आप ट्रेड एंड कॉमर्स कैरी आउट कर सकते हो। आज इस तरह से क्लासेस हो रही हैं, लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज अपने कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल करवा रही हैं, जूम मीटिंग्स के थ्रू आप ग्लोबल कॉलेजेस को अटेंड कर पा रहे हो। दैट इज हाउ द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। आपको इसको एम्फेसाइज करना है, इन कीवर्ड्स को यूज करना है। आ रही है बात समझ में, डेली लाइफ से एग्जांपल्स जो आपने देखा हुआ है वो लिखो, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को यहाँ रिफ्लेक्ट करो कि आप कितना समझे हो इस चीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे बेटा, सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। आपको मालूम है कि सर्विसेज क्या होती हैं, आप इंट्रोडक्शन में ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे कि सर्विस सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर कैसे एड करता है, किस तरह से वो असिस्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है, बाकी दूसरी अवेलेबल एक्टिविटीज को, सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं इनको आप मेंशन कर सकते हैं। साथ में फिर आपको ये मेंशन करना है कि वो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से इंटरलिंक करती हैं। ओके, ये सारी चीजों को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, हाउ सी पोर्ट्स एक्ट एज चीफ गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेटा सी रूट जो होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
अब ये चीज के बाद में अगली चीज क्या आ जाती है, बिकॉज सी पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगली चीज क्या आ जाती है कि सी पोर्ट जो होते हैं वही एक मीडियम है जो आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। सी रूट को आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है? नहीं। सी रूट को आपको मेंटेन करना पड़ता है? नहीं। सी पोर्ट्स को ही सिर्फ आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। वहां पे लोडिंग अनलोडिंग सारी फैसिलिटीज होती हैं। ये सब कहां पर हो रहा है? सी पोर्ट पर हो रहा है। गुड्स एंड कमोडिटीज का ट्रांसपोर्ट कहां से हो रहा है? सी पोर्ट से हो रहा है। इंटरलिंकेजेस डिफरेंट कंट्रीज का कहां स्टैब्लिश हो रहा है? सी पोर्ट पर हो रहा है। यही सब पॉइंट्स तो बस मेंशन करने हैं। साथ में कुछ मेजर सी पोर्ट्स के एग्जांपल दे सकते हैं वर्ल्ड के कि वो मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड कैसे बने हुए हैं। जस्ट दैट। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द केस फॉर फ्री ट्रेड इन द ग्लोबल इकोनॉमी। फ्री ट्रेड क्या होता है बेटा? अगर जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो फ्री ट्रेड ये होता है, फ्री ट्रेड से मतलब ये है कि ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स बहुत ही कम हो जाएं, ठीक है? कंट्रीज एक दूसरे के साथ बहुत ही बिना रिस्ट्रिक्शंस के ट्रेड कर सकें। बात क्या आ जा रही है? केस फॉर फ्री ट्रेड की बात आ रही है। जब केस फॉर फ्री ट्रेड की बात आ रही है तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके आर्गुमेंट्स लिखने हैं, कौन लोग उसको अपोज कर रहे हैं उसके आर्गुमेंट्स लिखने हैं, और अल्टीमेटली एंड में एक बैलेंस कंक्लूजन लिख देना है। फ्री ट्रेड का केस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आ रही है सभी को बात समझ में? ठीक है। तो ये हो गए हैं आज के हमारे फर्स्ट लेक्चर के मेजर क्वेश्चन। आपको मैंने अप्रोच बता दिया है, कॉन्सेप्ट आपको जो है पूरे वन शॉट रिवीजन क्लासेस में डिटेल में मिल जाएंगे। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने मिस किया होगा वन शॉट रिवीजन क्लास में। अगर इसके डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए हैं वो आपको सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप में से जो भी है यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर इसके डिटेल सॉल्यूशंस को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम बेटा। अगला लेक्चर सीरीज आपको मिलेगी कल शाम को 7 बजे फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स पार्ट 2। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, keep studying, keep preparing hard, keep working hard. All the very best for your exam. I will meet you in the next lecture. Bye bye, take care.